नमस्कार। एक्सप्लोर स्वीडन सीरीज में फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज मैं आपके सामने स्वीडन एजुकेशनल सिस्टम से संबंधित कुछ मुख्य बातों को इस वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहती हूँ। स्वीडन में प्री स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी मुफ्त में की जाती है, मगर सब लोगों के लिए यह व्यवस्था नहीं। स्वीडन में रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए और जिनके पास पर्सनल नंबर होता है उनके लिए मात्र यह फैसिलिटी दिया जाता है। बच्चा 6 साल तक प्री स्कूल जाता है और प्री स्कूल में भी उनके लिए इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। यहाँ के अधिकतम शालाओं को सरकार की म्युनिसिपैलिटी ही चलाता है और छोटे बच्चों के विषय में तो और भी वे लोग केयर लेते हैं। जब छोटे बच्चों को ले जाने के लिए माँ बाप आते हैं तब बच्चा क्या खाया है, कितना खाया है, उसका रिकॉर्ड भी लिखकर उन लोगों को हर एक दिन देते हैं। प्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पेड़ पर चढ़ना, कंपोस्टिंग तैयार करना, मेंढक जैसा पानी में उछल कूद करना, ये सब भी सिखाया जाता है। वे लोग बचपन से बच्चों को प्रकृति का प्रेम सिखाना यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड तक लोअर लेवल, फोर्थ स्टैंडर्ड से सिक्स्थ स्टैंडर्ड तक मिडिल लेवल और 7th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक हायर लेवल के रूप में सेकेंडरी एजुकेशन उन लोगों के दिया जाता है। 9th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है अपर सेकेंडरी एजुकेशन के रूप में कहा जाता है। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के रूप में 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड का जो करिकुलम तैयार किया जाता है। हर एक विद्यार्थी पढ़ने वाले रेगुलर सब्जेक्ट्स तो यहाँ भी पढ़ाया जाता है, मगर साइंस, मैथमेटिक्स जैसे कुछ विषयों को मात्र अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। सोशल स्टडीज को और स्वीडन के इतिहास को बताने वाले विषयों को स्वीडिश लैंग्वेज में ही इन लोगों को सीखना है और स्वीडिश लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। कुल मिलाकर यहाँ विद्यार्थी को 16 यानी 16 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। रेगुलर सब्जेक्ट्स के अलावा यहाँ विद्यार्थी रिलीजन के बारे में भी पढ़ते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स करना भी वे लोग सीखते हैं। मुख्यतः लाइफ स्किल्स यानी कार का टायर बदलना कैसे चाहिए और प्लम्बिंग वर्क घर का कैसा करना है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ रिपेयर्स कैसे करना है, ऐसे लाइफ स्किल्स को भी सिखाया जाता है। साथ में संगीत और फिजिकल एजुकेशन तो कंपलसरीली सब विद्यार्थियों को सीखना ही है। भाषाओं की बात आती है तो अंग्रेजी, स्वीडिश भाषा को तो कंपलसरी हर विद्यार्थी को सीखना है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज के अंतर्गत वे लोग एक भाषा को सीखना जरूरी है। इस प्रकार से हर विद्यार्थी को 3 भाषाओं को सीखना अत्यंत आवश्यक है। आपके मन में तुरंत एक सवाल आया होगा, भारतीय भाषाओं को भी वे लोग विदेशी भाषा के रूप में सीखते हैं क्या? हाँ, विदेशी भाषा के रूप में हिंदी को या किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखने के लिए भी वे लोग चुन सकते हैं, मगर सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल्स में ये व्यवस्था है। अगर वहाँ उस विषय को पढ़ाने वाला टीचर हो तो तभी वे उस विषय को चुन सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ। स्कूल के द्वारा ले जाने वाले ट्रिप के लिए भी बच्चों को कुछ करना पड़ता है। बच्चों के लिए पैसों का महत्व स्कूलिंग से ही सिखाया जाता है। अगर बच्चे स्कूल से ट्रिप जाना चाहते हैं तो ट्रिप से संबंधित अमाउंट को बच्चों को ही कमाना पड़ता है। स्कूल के द्वारा दिए गए सॉक्स हो सकते हैं या चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इनको वे जाकर दूसरों को बेचना पड़ता है। तभी जो आया हुआ अमाउंट उन लोगों को क्लास टीचर को सौंपना पड़ता है, तभी वे लोग टूर जाने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। और हायर क्लासेस में जाने के बाद बच्चे खुद कुछ घर में तैयार करके उन वस्तुओं को बेचकर उस अमाउंट को क्लास टीचर को देकर वे लोग ट्रिप पर जाते हैं। इस महीने के दौरान मैंने बहुत बच्चों को आकर कुछ ऐसे चॉकलेट्स को, डोनट्स को बेचते हुए देखा। बच्चे खुशी खुशी के साथ यह करते रहते हैं और इस बीच में उनको पैसों का महत्व भी सीखने को मिलता है। अगर विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता हो तो शाला साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की व्यवस्था भी करता है। वह भी मुफ्त रूप से शाला ऑर्गेनाइज करता है। बच्चों को दिए जाने वाले ग्रेड्स भी यहाँ कुछ अलग है। ये से F तक ग्रेड्स दिए जाते हैं। ये बेस्ट है,
तो एफ को फेल के रूप में कहा जाता है। अगर कोई विद्यार्थी फेल हो गया है तो रिपोर्ट कार्ड में कभी भी टीचर्स एफ नहीं लिखते हैं। एफ के बदले छोटा सा डैश वे लिख देते हैं। डैश आने के बाद उस विद्यार्थी को अपने पेरेंट्स के साथ आकर क्लास टीचर के साथ बात करना पड़ता है, और कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर खुद लेता है, और उस विद्यार्थी को पास करने की दिशा में वे लोग कुछ प्लानिंग ज़रूर करते हैं। अब मैं आपसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें बांटना चाहती हूँ। दूसरे देशों से यहाँ ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अनेक विद्यार्थी आते हैं। स्वीडन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आए हुए भारतीयों की संख्या 50,000 से अधिक है। विदेश से आकर यहाँ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उन लोगों के पिछले स्टूडेंट ग्रेड्स को देखा जाता है। बाद में SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी देखा जाता है। वे उस डिग्री को क्यों करना चाहते हैं, वे उसको करने के पीछे उद्देश्य क्या है। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए भी 4 विकल्प यानी चॉइस दिए जाते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थी ने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है के हिसाब से उस विद्यार्थी के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप लेकर पढ़ना है तो आपको और भी सूक्ष्म रूप से इस सिलेक्शन को चुनना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप देने के लिए हर यूनिवर्सिटी का अलग विधान है। भिन्न भिन्न प्रदेशों से यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अनेक विद्यार्थी आते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में सब लोगों को समान रूप से देखा जाता है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुख्यतः स्वीडन में इक्वालिटी को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान देते हैं, और पहली बार भारत से आए हुए विद्यार्थियों के लिए तो कुछ समय के लिए एडजस्ट कर पाना मुश्किल इसलिए होता है, यहाँ प्रोफेसर्स को भी उनके फर्स्ट नेम के साथ संबोधित किया जाता है। बाकी देशों की तुलना में स्वीडन का जो फी कल्चर है बहुत कम है, और एजुकेशन में क्रेडिट सिस्टम को विद्यार्थी अपनाते हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ओपन बुक सिस्टम, टेक होम एग्जाम सिस्टम, ये सब विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगता है। थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और ग्रुप डिस्कशंस को विद्यार्थी पसंद करते हैं। एजुकेशन समाप्त होते ही उन लोगों को अच्छा खासा नौकरियां मिलना भी विद्यार्थियों को स्वीडन अट्रैक्ट करने का एक और कारण कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी। और कुछ नए विशेषताओं के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।